नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। भाजपा के विधायक सहित कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। बताएंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भारत की जनता भी पीएम मोदी से मांग सकती है उनका इस्तीफा। जी हां, शिवसेना का बड़ा नेता ऐसा दावा करते हुए कहा कि सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी का इसलिए इस्तीफा मांगेंगे। बताएंगे वो किस लिए इस्तीफा मांग सकते हैं। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों को उनके सदस्यता और चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सुरजेवाला ने कांग्रेस नेताओं को बहुत बड़ी नसीहत दी है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें, उत्तरी बंगाल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विप्लव मित्रा करीब 1 साल बाद ही भाजपा का दामन छोड़ शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं। दक्षिणी दिनाजपुर जिले के हसीमपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे मित्रा पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे। मित्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में लौटना उनके लिए घर वापसी जैसा है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि हम विप्लव मित्रा का स्वागत करके प्रसन्न हैं। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस की रैली के दौरान पुराने नेताओं से पार्टी में वापस आने के लिए कहा था। मित्रा ने उसी पर वापसी की है। मित्रा के साथ ही उनके छोटे भाई और अन्य समर्थक भी तृणमूल कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की जनता मांग सकती है पीएम मोदी का इस्तीफा। जी हां, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर नौकरियां जाने जैसी समस्याएं नहीं सुलझी तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में दावा किया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 10 करोड़ लोगों ने अपनी आजीविका गंवा दी है। इस संकट से 40 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि मध्यम वर्गीय वेतनभोगी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जबकि व्यापार और उद्योगों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राउत ने कहा कि लोगों के धैर्य की एक सीमा है, वे केवल उम्मीद और वादों पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे कि भले ही भगवान राम का वनवास खत्म हो गया है, लेकिन मौजूदा हालत मुश्किल है। किसी ने भी अपनी जिंदगी के बारे में पहले कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया होगा। केंद्र पर निशाना साधते हुए राउत ने कोरोना वायरस के हालात और आर्थिक संकट से निपटने के उसके द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 5 राफेल विमानों की सुरक्षा के लिए अंबाला वायु सेना अड्डे के आसपास धारा 144 लगाई गई। उन्होंने कहा कि राफेल से पहले सुखाई और MiG विमान भी भारत आए, लेकिन इस तरह का जश्न पहले कभी नहीं मनाया गया। उन्होंने कहा कि बम और मिसाइल की क्षमता से लैस राफेल विमानों में बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों के संकट को खत्म करने की क्षमता है क्या। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कोशिशों की गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना भी बढ़ गई। रावत ने कहा कि भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से कोविड-19 वैश्विक महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सोने की दाम प्रति 10 ग्राम 51,000 रुपए पहुंच गए हैं। और साथ ही राउत ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता में आएगी। और उन्होंने कहा कि कोई संकट की रोजगार की बात नहीं कर रहा। कहना आसान है कि आपदा में अवसर मिला है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि लोग संकट से कैसे जूझ रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में सपा छोड़ भाजपा में शामिल हो गए 3 राज्यसभा सांसदों के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। जी हां, आपको बता दें, सपा छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, सुरेंद्र नागर और संजय सेठ के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में उसी सीट पर कुछ दिन बाद फिर निर्वाचित होकर राज्यसभा सांसद बनने पर सवाल उठाते हुए तीनों सांसदों का चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह संवैधानिक प्रश्न की व्याख्या करे कि क्या कोई संवैधानिक पदाधिकारी जिसने पद से इस्तीफा दिया हो फिर दोबारा उसी पद पर चयनित या नियुक्त हो सकता है। याचिका सपा नेता और वकील अभिषेक तिवारी ने दाखिल की है। याचिका को डायरी नंबर मिल चुका है, लेकिन अभी यह डिफेक्ट लिस्ट में स्क्रूटनिंग में है। याचिका में तीनों राज्यसभा सांसदों के चुनाव की चुनौती देते हुए कहा गया है कि 16 जुलाई 2019 को सपा सांसद नीरज शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और इसके बाद सपा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने 2 अगस्त और सपा सांसद संजय सेठ ने 5 अगस्त को इस्तीफा दिया था और सभी के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए थे। चुनाव आयोग ने तीनों सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया
और तीनों ने उपचुनाव में भाजपा से राज्यसभा सीट का नामांकन भरा और उस सीट पर पुनर्निर्वाचित हुए। कहा गया है कि 3 सदस्य की ओर से खाली की गई सीट पर उन्हीं 3 का पुनः उपचुनाव में खड़ा होना संविधान की योजना और संवैधानिक प्रशासन के खिलाफ है। कुछ दिन पहले छोड़ी गई सीट पर पुनः चुना जाना संवैधानिक स्कीम के अनुकूल नहीं है। याचिका में तीनों सांसदों के अलावा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में पुनिया के बयान पर प्रताप सिंह का पलटवार। जी आपको बता दें, राजस्थान की सियासत की सरगर्मियां लगातार तेज दिखाई दे रही है और जहां लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर निशाना साध रहे, वहीं बीजेपी की सरकार की बाड़ाबंदी को लेकर उन पर चुनाव बोल रही है। विधानसभा का सत्र 14 अगस्त को होना है और जहां सभी स्थितियां लगभग साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल यह तय कर पाना मुश्किल है कि वो किस करवट बैठेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पाकिस्तान वाले बयान पर अब गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह ने पलटवार किया है। प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि भाजपा वाले कहते हैं कि अब तो इनका पाकिस्तान जाना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से बात कर लो, हाथ में बंदूकें ले लो और कांग्रेस के लोगों को गोलियां मार दो। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप गोलियां चला दोगे तो उसके बाद भी आप सुरक्षित नहीं रहोगे, क्योंकि राजस्थान की जनता हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार बैठी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक उठापटक में षड्यंत्र हारेगा, राजस्थान जीतेगा। आपको बता दें कि पूनिया ने कांग्रेस विधायकों के जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किए जाने पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए विधायकों को जैसलमेर ले गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने स्टेटमेंट में एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि वह राजस्थान में चल रहे इस तमाशे को बंद करवाएं। वहीं अगली बड़ी खबर में चिराग पासवान ने नीतीश पर निशाना साधा है। जी आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि शराबबंदी की सफलता को लेकर सवाल उठाया। चिराग ने एक मामले में उल्लेख किया है जिसमें एक पार्षद कथित तौर पर नशे में उन्हें और उनके पिता रामविलास पासवान को अपशब्द कह रहे हैं। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखे और संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा कि खबरों में दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति नशे में डूबता। चिराग और उनके पिता रामविलास पासवान के लिए अपशब्दों के प्रयोग और धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में चिराग पासवान ने कहा कि शराबबंदी आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना है और अगर प्रतिबंधों के बाद भी शराब बेची और पी जा रही है तो यह शराबबंदी के दावों पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाए। गौरतलब है कि चिराग पासवान बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, जबकि दोनों ही पार्टियां भाजपा की सहयोगी हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव कराने के संबंध में लोक जनशक्ति पार्टी का रुख राजग में भाजपा की अन्य सहयोगी पार्टी जदयू के विपरीत है। लोक जनशक्ति पार्टी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में नहीं कराने की मांग की और कहा है कि महामारी के हालात में चुनाव कराना जानबूझकर लोगों की मौत की तरफ ढकेलने के समान होगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा कि इस समय संसाधनों का इस्तेमाल कोविड-19 संकट से निपटने में तथा राज्य में बाढ़ से निपटने में होना चाहिए, न कि चुनाव कराने में। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर भूमि पूजन के लिए ओवैसी को निमंत्रण मिला है। जी हाँ, आपको बता दें, ओवैसी को तेलंगाना भाजपा नेता और मुख्य प्रवक्ता कृष्णा सागर ने राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित किया है। हालांकि इससे पहले ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी का भूमि पूजन में जाने पर आपत्ति जताते हुए इस संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन बताया था। भारत की संवैधानिक प्रत्येक नागरिक को धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि वो राम मंदिर भूमि पूजन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों और ओवैसी जैसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने भूमि पूजन को लेकर आपत्ति जताई है। ओवैसी ने कुछ दिन पहले कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में उनका राम मंदिर भूमि पूजन के लिए जाना उनके संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान की मूल भावना ही धर्मनिरपेक्षता है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, भारत के खिलाफ चीन की चाल। जी हां, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच कुछ हिस्सों में अभी भी तनाव है और जिसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में भारत को दबाव में लाने के लिए चीन ने लहासा में नेपाल के काठमांडू तक
2250 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इस रेलवे लाइन को आगे भारत नेपाल सीमा के नजदीक मौजूद लुम्बिनी से भी जोड़ा जाएगा। और ये चीन की डेवलपमेंट वाली युद्ध नीति है। यह समझौता सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन जब चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ा तो अब सालों से बंद इस प्रोजेक्ट को चीन ने तुरंत शुरू कर दिया है। चीन की टीम अब तिब्बत से काठमांडू तक इस रेल प्रोजेक्ट के काम में जुटी हुई है और इसकी तस्वीर भी चीन मीडिया में ट्रेंड कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं और बदले में ओली ने चीन के इशारे और फैसले मान लेते हैं। ओली नेपाल के भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव के माहौल में चीन ने नेपाल तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। चीन ने ल्हासा को काठमांडू से जोड़ने के लिए 1 दशक पुरानी रेल परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। ये रेल लाइन तिब्बत के ल्हासा से सिगात्से होते हुए केरुंग पहुंचेगी और फिर रसवा गाधी होते हुए नेपाल में दाखिल होगी और काठमांडू तक जाएगी। ल्हासा से सिगात्से तक का काम खत्म हो गया, जबकि सिगात्से से केरुंग तक काम शुरू हो गया है। वही नेपाल वाले हिस्से में इस परियोजना का चीन सर्वे का काम कर रही है। चीनी मीडिया ने इस रेलवे प्रोजेक्ट के सर्वे की तस्वीर जारी की है। तस्वीरों में एक टीम कॉरिडोर साइट का मुआयना करती नजर आ रही है। ऐसे में जब नेपाल और भारत की बीच सीमा तनाव चल रहा है और चीन अपनी परियोजनाओं के जरिए नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस रेल लाइन के लिए चीन 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। चीन को काठमांडू से जोड़ने वाले इस रेल रूट के लिए कई ब्रिज और सुरंगें बनाई जाएंगी। पहले तिब्बत से काठमांडू की रेल लाइन भारत के नजरिए से गलत था, लेकिन अब खबर है कि चीन और नेपाल इस रेल लाइन को और आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जो प्रस्ताव रखा गया है उसके मुताबिक ल्हासा काठमांडू रेल लाइन को अब भारत की सीमा पर स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी तक लाने पर विचार किया जा रहा है। और अगर रेलवे लाइन काठमांडू से आगे बढ़ा दी गई और ये भारत की सीमा तक आ जाएगी, इसके 2 खतरे हैं। पहला सामरिक खतरा, वहीं दूसरा आर्थिक खतरा है। चीन का माल भारत के दरवाजे तक आसानी से पहुंच जाएगा और इस नए रंग रूप देकर भारत में डंप भी किया जा सकता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डेडलाइन 2025 है। हालांकि अभी नेपाल में रेल रूट बनाने को लेकर सर्वे ही चल रहा है, लेकिन भारत की रणनीतिक तौर पर चीन को जवाब देने के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। नेपाल में चीन के प्रस्ताव को रोकने के लिए भारत ने भी एक रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है और भारत और नेपाल के बीच 6 रेलवे लाइन बनाए जाने की योजना है। इस परियोजनाओं की स्थिति पर बात करते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने कहा कि हमने अपने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सबसे ऊपर रखा है। हालांकि हालिया प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और डिटेल बाद में ही दी जाएगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस की खेमे से आ रही है, जहां सुरजेवाला ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दे रहे हैं। जी आपको बता दें, कांग्रेस के नए पुराने नेताओं में मची आंतरिक कलह को थामने के लिए अब राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सुरजेवाला मैदान में उतरे हैं। उन्होंने राजस्थान से दिल्ली बुलाए गए सुरजेवाला ने सरकार और घटक दलों पर सवालिया निशान लगा रहे कांग्रेसी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि बजाय ट्विटर खेलने के पार्टी संगठन के मंच पर अपनी बात रखना बेहतर होगा। इसके साथ ही उन्होंने मनमोहन सिंह नीति सप्रंग सरकार की खूबियां गिनाते हुए बीजेपी पर परोक्ष रूप से आरोप लगाया कि कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई है। दिल्ली में कांग्रेस की ओर से बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में सुरजेवाला ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के दौर में ही मनरेगा आया, खाद्यान्न सुरक्षा बिल आया, सूचना का अधिकार आया। इसके साथ ही यूपीए सरकार ने जीडीपी वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी और खेती में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसे में जरूरी है कि सही तस्वीर सामने रखी जाए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी समेत शशि थरूर और मिलिंद देवड़ा का नाम लिए बगैर ट्विटर खेलने के बजाय पार्टी मंच पर अपनी बात रखना बेहतर होगा, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद की बैठक में सोनिया गांधी के सामने ही आत्मनिरीक्षण की नसीहत पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल और राजीव सावंत के बीच अच्छी खासी तकरार हो गई थी और इस तरह से नए और पुराने नेताओं की टकराव की फिर फूटी चिंगारी थी। बाद में इस राल में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, मिलिंद देवड़ा और शशि थरूर भी कूद गए। उन्होंने ट्वीट कर सरकार के घटक दलों समेत कांग्रेस के नेताओं पर भी सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए गए थे। माना जा रहा है कि राजस्थान सियासी संकट से जूझ रहे कांग्रेस आलाकमान ने इसके तहत डैमेज कंट्रोल के लिए रेगिस्तान का समर छोड़कर सुरजेवाला को दिल्ली बुलाया था। वहीं दूसरी बड़ी खबर में भाजपा के कुनीतियों के कारण जनता मानसिक रूप से नाउम्मीदगी की शिकार हो गई है। जी हाँ,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना संक्रमण के दौरान बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था का चौपट होने पर आरोप लगाते हुए भाजपा की कुनीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कुनीतियों की वजह से जनता मानसिक रूप से नाउम्मीदगी की शिकार हो रही है। रविवार की सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कोरोना काल में न तो सीमाएं सुरक्षित और न काम कारोबार, रोजगार, अर्थव्यवस्था, बैंक डूब रहे हैं, जमा राशि पर ब्याज घटता जा रहा है, पीएफ से पैसा निकाले जा रहे हैं, लोगों ने अपने करीबियों को खोया है। भाजपाई सरकार के कुनीतियों के कारण जनता मानसिक रूप से नाउम्मीदगी की शिकार हो रही है।